Hello students, this is Puneet Kaur from Success Series Education and today we'll study history from class 8th and the chapter which we'll continue today is chapter number 10 India after Independence। तो आज के अपने इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने किस तरह की प्रॉब्लम्स शुरुआत में फेस की और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके वो डेवलपमेंट के रास्ते पे चल पड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Well, India got independent on 15th August 1947. It was a memorable day for India. 1947 15th अगस्त को इंडिया आज़ाद हो गया और ये एक बहुत ही मेमोरेबल डे था इंडिया के लिए। पर soon after its independence, India faced a series of problems. जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली, एक पूरी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स थी जो हमारे देश को फेस करनी पड़ी। तो वो क्या प्रॉब्लम्स थी, आइए उनको भी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि ड्यू टू पार्टीशन नियरली 8 मिलियन रिफ्यूजीज केम टू इंडिया। जब पार्टीशन हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो कम से कम 8 मिलियन ऐसे रिफ्यूजीज थे, यानी ऐसे लोग थे जिनको अपना घर छोड़कर कहाँ पे आना पड़ा, इंडिया में। अब जब इतने सारे लोग, जैसे कि यहाँ आपको इमेज में दिखाया गया है, किसी दूसरे एरिया से इंडिया में एंटर हो गए, तो अब क्या प्रॉब्लम अराइज हुई कि इन लोगों को क्या चाहिए था, घर, और साथ ही साथ इन्हें चाहिए थी जॉब्स। तो ये एक बहुत मेजर इशू था कि इन 8 मिलियन लोगों को किस तरह से घर और नौकरियां दिलवाई जाएं। इसके अलावा राजाज एंड नवाब्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर परसुएडेड टू जॉइन द नेशन। इंडिया जो है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या सिस्टम था, अलग अलग राजा और नवाब थे जो राज्य करते थे, अपना राजपाट चलाते थे। तो ऐसी कम से कम 500 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको कि इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया गया वहां के राजा और नवाब्स को कि अब आप क्या कीजिए, यूनिफाई हो जाइए और इंडिया को एक नेशन के तौर पर अब हम बनाते हैं। तो अब आप ये जो एक छोटे छोटे हिस्सों को अपना राज्य बना के बैठे हैं, उस चीज को भूल जाइए और क्या कीजिए, इंडिया में शामिल हो जाइए। साथ ही साथ हमें किस चीज की जरूरत थी, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम की। ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि इंडिया जो है उसे एक नेशन के तौर पर ही अब हमें पहचान दिलानी है पूरे वर्ल्ड में। पर ऐसा एक कंट्री जो कि सिंगल एक सिस्टम में चलता हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम भी होना चाहिए ताकि उस कंट्री की जो गवर्नेंस है वो सही ढंग से चल सके। इसलिए अब हमें क्या जरूरत थी, एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की। इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हमें क्या चीज करनी थी, वी हैव टू मेक पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस लिव एज सिटीजन्स ऑफ वन नेशन। हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि इंडिया में अलग अलग जातियों के, धर्मों के और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तो हमें उन्हें इस चीज के लिए प्रिपेयर करना था कि अब आप एक देश के नागरिक हैं और आपको मिलजुल कर रहना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या आपका रिलीजन है और कौन सी आपकी भाषा है। तो अब आपको खुद को कैसे ट्रीट करना होगा, एक देश के वासी के तौर पे, और सबको मिलजुल कर रहना होगा। एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये भी थी कि देयर वाज अ ह्यूज नीड फॉर डेवलपमेंट टू कीप अप विद द न्यू एडवांस्ड वर्ल्ड। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश जो था रिसेंटली आजाद हुआ ही था उस टाइम। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी कि हमें क्या चाहिए था कि हमें अपने आप को इस हिसाब से डेवलप करना था, ग्रो करना था कि जितना भी वर्ल्ड जो आगे बढ़ता जा रहा है, एडवांस अप होता जा रहा है, हम क्या कर पाए, उनके साथ खुद को मैच अप कर पाए। इसके साथ साथ हमें एक चीज और चाहिए थी, वो क्या थी कि देयर वाज नीड ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन टू एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग द पुअर। ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी कि हमारे देश में सबको मेडिकल फैसिलिटीज मिले, एजुकेशन मिले, सो दैट सबके पास एक अच्छी हेल्थ भी हो और सब वेल क्वालिफाइड भी हो। और ये हर सिटीजन का राइट था, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सबको ये दोनों ही फैसिलिटीज जो थी ये मिलनी जरूरी थी। सो इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए क्या चीज डिसाइड की गई, वेल ये डिसीजन लिया गया कि टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स इट वाज डिसाइडेड टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन। की अगर हम ये चाहते हैं कि इतनी सारी जो हमारे सामने समस्याएं हैं कि हमें डेवलपमेंट भी करनी है,
अलग अलग धर्मों, जातियों और भाषाएं बोलने वाले लोगों को एक साथ लाना है, हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी है। सारी चीजों को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए एक बेहतर ढंग ये था कि हम पहले क्या करें, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखें। तो हेंस a constitution was framed and it came into effect on 26 जनवरी 1950। एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लिखा गया, उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क किया गया और ये कब से इफेक्ट में आया, ऑन 26 जन 1950। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिसाइड किया गया था ना कि इसको लिखा जाना चाहिए और इसको लिखा गया, तो ये कोई बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं था। इसके लिए क्या किया गया था, Well, around 300 meetings took place between December 1946 to November 1949। यानी ये जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक का, इस टाइम पीरियड में करीब 300 मीटिंग्स हुई थी। और इन 300 मीटिंग्स में क्या चीज थी, पार्टिसिपेशन किया था अलग अलग पार्टीज के लोगों ने, जो कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से आते थे, और उन सब ने मिलके बैठ के मीटिंग्स की, डिसीजंस लिए, कुछ ऐसे नए कानून बनाए, पॉलिसीज बनाई, डिसाइड किया कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना चाहिए, उसमें किस तरह के राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो सिटीजन्स के लिए बनाए गए, किस तरह की चीजें हैं जो होनी चाहिए ताकि जो हमारा कंट्री है वो एक सही ढंग से गवर्न हो सके। तो अब हमारा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इसमें किस तरह के फीचर्स थे, आइए उसको भी समझते हैं। सबसे पहली चीज जो दी गई वो थी राइट टू वोट। अब राइट टू वोट वॉज गिवन टू ऑल एडल्ट्स अबव 21 ईयर्स ऑफ एज। तो शुरुआत में क्या चीज हुई थी कि जो ये राइट टू वोट था कि हर सिटीजन को ये हक है कि वो अपने लिए खुद एक नेता चुने, खुद अपनी गवर्नमेंट चुने, कि आखिर कैसे लोग होने चाहिए जो उस गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो एक पूरा राइट दिया गया था किनको, सभी एडल्ट्स को जो कि 21 साल से ऊपर थे। अब ये ना एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था। इसे रेवोल्यूशनरी स्टेप पता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें दूसरे कंट्रीज के साथ, तो आपको पता होना चाहिए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट, इस तरह के जो ये देश थे, इनमें सबसे पहले राइट टू वोट जो दिया गया वो, तो ये राइट किस तरह के लोगों को दिया गया था, मेन विथ प्रॉपर्टी। ऐसे लोग जिनके पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो, खाली ये राइट उनको दिया गया था। लेटर ऑन क्या हुआ, कुछ थोड़ा स्ट्रगल किया गया, बाद में ये चीज पास ऑन कैसे की गई कि ऐसे लोग, ऐसे मेन जो एजुकेटेड हो, उनको ये हक था वोट करने का, अपने लिए नेता चुनने का। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद विमेन और जो वर्कर्स थे उनको ये राइट मिला था। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जितने भी एडल्ट्स थे जो कि अबव 21 ऑफ एज थे, उन्हें राइट टू वोट दे दिया गया था। प्रेजेंट डे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 18 ईयर्स ओल्ड हैं तो आप वोट कर सकते हैं, अपने लिए अपना नेता चुन सकते हैं। और क्या फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन, यानी जितने भी लोग इस देश में रहते हैं वो लॉ की नजर में इक्वल हैं, कानून की नजर में वो सभी लोग इक्वल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं या किस धर्म से बिलोंग करते हैं, कानून की नजर में आप सब इक्वल हैं। और राइट्स वर सिमिलर फॉर पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन, जितने भी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं हमारे इंडिया के सिटीजन्स को, वो भी सिमिलर है। डजेंट मैटर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सबको एक जैसे एक समान अधिकार ही दिए गए हैं। अब यहाँ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि शुरुआत में ऐसा था कि बहुत से जो लोग थे ना, उनको क्या चीज चाहिए थी, मेनी पीपल वांटेड टू रन इंडिया एज अ हिंदू स्टेट, कि एक प्रॉपर जो कंट्री है हमारा इंडिया जो है, हम इसे किस वे में रन करेंगे, एज अ हिंदू स्टेट। बट जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका क्या कहना था, ही ओपाइंड दैट आवर कंट्री शुड नॉट बिकम हिंदू पाकिस्तान। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम हमारे कंट्री को एक हिंदू स्टेट के तौर पे रन नहीं करेंगे। ऐसा करने से इंडिया क्या बन जाएगा, एक हिंदू पाकिस्तान बन के रह जाएगा। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो उसमें बेसिकली उनका एम क्या था कि हमें क्या करना था, मुस्लिम्स के जो कुछ राइट्स हैं उनको
बचाना था, मुस्लिम्स के बेटरमेंट के लिए सोचना था, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए सोचा जा रहा था, राइट। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हेंस हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हैव इक्वल राइट्स। इंडिया में ये जो अलग अलग धर्म है सबके इक्वल राइट्स हैं, एक समान अधिकार है और किसी में कोई फर्क नहीं किया जाता। अब बीइंग फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज और है कि कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं टू द पुअर एंड द डिसएडवांटेज। ऐसे लोग जो पुअर हैं या डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज मीन्स कि उन्हें किसी तरह की फैसिलिटीज ना मिल पाई हो ड्यू टू सम रीजन। तो अब ये जो प्रिविलेजेस हैं ये किस तरह के हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहली चीज, अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश्ड। इंडिया में ये एक बहुत बुरी कुरीति थी, एक सोशल ईविल था कि ऐसे लोग जो लो कास्ट से बिलोंग करते थे उन्हें अनटचेबल कहा जाता था। हमारे इंडिया में क्या सिस्टम था, 4 सोशल ऑर्डर्स बने हुए थे जिसमें कास्ट को रैंक किया गया था, और जो सबसे लोएस्ट रैंक पे आती थी कास्ट, जिसमें कि जनरली पेजेंट्स वगैरह होते थे, ट्राइबल्स वगैरह होते थे, तो क्या कहा जाता था कि ये लोग पॉल्यूटेड हैं और उन्हें अनटचेबल करार दे दिया जाता था, जो कि एक बहुत बुरी बात थी। तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को एबॉलिश किया, खत्म किया, और उन्होंने क्या कहा कि आप इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज जो की गई वो थी एंट्री ऑफ लो कास्ट इन टेम्पल्स। पुराने टाइम में सिस्टम ये था कि जो लो कास्ट पीपल थे जिन्हें कि अनटचेबल कहा जाता था, उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, और उन्हें टेम्पल्स में जाना अलाउ किया गया, क्योंकि हमारे कंट्री का सिस्टम क्या है कि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपके राइट्स इक्वल हैं। और क्या चीजें सोची गई इनके बारे में, वेल, some seats were reserved in legislature and government jobs for scheduled caste and scheduled tribes। ये भी किया गया कि लेजिस्लेचर में भी कुछ सीट्स इन लोगों के लिए रिजर्व की गई, और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में भी क्या किया गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व की गई। इसके पीछे उनका मेन एम ये था कि इन लोगों को बेनिफिट मिल सके, कुछ हेल्प मिल सके, सो दैट ये लोग भी बेटर एक लाइफ जी सके और ऐसा ना फील करें कि इन्हें बिल्कुल एक तरह से डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, इन्हें लेफ्ट सा फील ना हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे देश के सामने क्या थी कि पावर्स जो हैं उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिर हमें किस तरह से अपनी पावर्स को डिजाइन अप करना है ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी पता हो कि हमारे हाथ में क्या पावर्स, हमें कैसे कंट्री को गवर्न करना है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके हाथ में भी कुछ ऐसी पावर्स होनी चाहिए ताकि वो अपनी स्टेट्स को सही ढंग से रन कर पाए। तो इसके लिए क्या किया गया ना, 3 लिस्ट बनाई गई। सबसे पहली थी एक जो सेंटर लिस्ट थी, दूसरी स्टेट लिस्ट, और तीसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट। अब इनमें किस तरह की पावर्स को लिया गया उसके बारे में भी समझते हैं। जब हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट का मतलब होता है वो लिस्ट जिसे कौन चलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहने दिया गया। जितना भी टैक्सेस से रिलेटेड मैटर होता है, डिफेंस जो है हमारा, यानी कि जो हमारी टेरिटोरियल आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिफेंस, तो इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहने दिया गया। और फॉरेन अफेयर्स की हमारे दूसरे देशों के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, हमें किस तरह की पॉलिसीज बनानी है, वो सब भी किसके अंडर रहने दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो ये 3 चीजें जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जाए तो स्टेट लिस्ट के अंडर दिया गया है एजुकेशन और हेल्थ, यानी किसी भी स्टेट में किस तरह की एजुकेशन पॉलिसीज होंगी, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी होंगी, ये स्टेट्स ही डिसाइड करेंगी। अब कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गए हैं फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। जब हम बात करते हैं ना कॉन्करेंट लिस्ट की, तो इसका मतलब होता है ये वो लिस्ट है जहां पे कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही इस मैटर को हैंडल करते हैं, राइट। ये वो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिसमें इन दोनों की ही इंक्लूजन होना जरूरी होता है। तो इस लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो हमारे फॉरेस्ट है या जो हमारा एग्रीकल्चर है वो इसमें शामिल होता है। अब जब ये पावर्स डिसाइड हो गई कि उनको कैसे कैटेगराइज किया गया, अलग अलग लिस्ट बनाई गई, तो अब एक और प्रॉब्लम थी हमारे सामने, वो क्या थी, वेल नेक्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न वाज लैंग्वेज। आखिर
कौन सी ऐसी लैंग्वेज होगी जिससे हम अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, ये एक मेन एम था उस दौरान. So when it was decided to make Hindi as national language, people like T.T. Krishnamachari did not support it and warned that South Indians will get separated. जब ये सोचा गया कि हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना लेते हैं, तो टीटी कृष्णामाचारी, जिन्हें कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे. उनका क्या कहना था कि साउथ इंडियंस जो है उनकी जो भाषा है ये एक तरह से उनपे आप एक तरह से बंदिश लगा रहे हैं, जो कि सही नहीं है. और अगर आप हमारे ऊपर हिंदी जबरदस्ती थोपते हैं तो हम आपसे अलग थलग हो जाएंगे. जब ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा तो क्या सॉल्यूशन निकाला गया? वेल, ये डिसाइड किया गया कि हिंदी वॉज टेकन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश वॉज टू बी यूज इन द कोर्ट्स, द सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए. हिंदी हमारी जो है भाषा, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि ये नेशनल लैंग्वेज कभी भी नहीं बनी थी, राइट? और ये भी डिसाइड किया गया कि इंग्लिश भाषा जो है इसको हम किस वे में यूज करेंगे. एक तो इसे कोर्ट्स में यूज किया जाएगा, सर्विसेज में यूज किया जाएगा, और अगर एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तब भी वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे? इंग्लिश. क्योंकि अगर मान लीजिए हम ये बात करते हैं कि पंजाब स्टेट जो है वो कम्युनिकेट करना चाहती है तमिलनाडु के साथ, अब अगर ये लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे, राइट? तो इसलिए डिसाइड किया गया कि इंग्लिश, जो कि दोनों ही स्टेट्स में समझी जा सकती है, तो उसको आप क्या रखें, कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज रखें. तो ये एक समस्या थी जिसका फिर फाइनल एक ये डिसीजन लिया गया, एक सॉल्यूशन निकाला गया कि हिंदी को आप क्या बना दीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया. अब जैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही थी, हम उनका सॉल्यूशन भी निकाल रहे थे, तो एक प्रॉब्लम क्या आई? वेल, नेक्स्ट बिग क्वेश्चन वाज हाउ द स्टेट्स वर टू बी फॉर्म्ड. अगर हमें हमारे देश में राज्य बनाने हैं, स्टेट्स बनानी है, तो आखिर उसे हम कैसे फॉर्म अप करें? अब इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है. हुआ ये था कि ड्यूरिंग 1920s INC यानी कि जो कांग्रेस थी हैड प्रॉमिस्ड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. INC ने 1920s के डेकेड में क्या प्रॉमिस किया था कि लैंग्वेजेस के बेस पे हम स्टेट्स को तैयार करेंगे. अब अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, आपको पता है कि जो हमारा कंट्री है उसमें क्या है, हर स्टेट में एक तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ज्यादातर ऐसा है, राइट? क्योंकि ऐसे तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, बट फिर भी आपने ये चीज नोटिस की होगी कि पर्टिकुलर लैंग्वेज वाले लोग एक तरह की स्टेट में रह रहे हैं. तो 1920s में कुछ ऐसी ही प्रॉमिस जो थी कांग्रेस ने की थी लोगों को. पर हुआ क्या? द राइट्स विच टुक प्लेस ड्यूरिंग पार्टीशन मेड नेहरू एंड पटेल टू रीथिंक अबाउट इट. जब पार्टीशन हुआ ना इंडिया का, तो उस वक्त राइट्स हो गए थे, बहुत ज्यादा दंगा फसाद हो गया था, जिसमें बहुत से लोगों की जान गई थी, बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था. तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और वल्लभ भाई पटेल, जो कि होम मिनिस्टर थे उस टाइम, इन्हें दोबारा से इस चीज के ऊपर विचार करना पड़ा, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर दोबारा से अब हम सोचेंगे छोटे पार्टीशन करने के, यानी पार्टीशन कैसे कि स्टेट्स बनाने के, तो हो सकता है कि दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए जिसमें राइट्स हो जाए, लोगों को नुकसान झेलना पड़े. तो उन्हें लगा कि अब हमें दोबारा से इस चीज पे विचार करना पड़ेगा. और इन्होंने फिर क्या डिसाइड किया? वेल, finally they decided not to make any divisions of country and that it should grow as one nation. इन्होंने कहा कि हम अब कोई फर्दर डिविजन नहीं करने वाले और हमारा जो इंडिया है इसे एक नेशन के तौर पर ही चलने दीजिए. हाँ, लेकिन इनके इस डिसीजन की वजह से हुआ क्या? This really disappointed the कन्नड़ा, मलयालम एंड मराठी स्पीकर्स. ये जो 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे बड़े डिसअपॉइंटेड से हुए. ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत आस लगाए बैठे थे कि अब अपनी भाषा के बेसिस पे हमें एक स्टेट मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा इन्हें पहले प्रॉमिस किया गया था. तो ये एक बहुत बड़ी इनके लिए डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन थी. तो जब इस तरह का डिसीजन लिया गया तो उसके बाद किस तरह के सर्कमस्टांसेस देखने को मिले? वेल, देयर वाज अ प्रोटेस्ट बाय तेलुगु स्पीकर्स इन मद्रास प्रेसिडेंसी.
क्योंकि ये लोग क्या चाहते थे, दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट नेम्ड आंध्रा। जितने भी तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे जिन्हें कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर रखा गया था, ये अपने लिए एक आंध्रा नाम से सेपरेट स्टेट चाहते थे। आपको ये पता होना चाहिए, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में तो क्या चीज थी, हमारा कंट्री किस वे में डिवाइड अप हो रखा था। एक तो थी मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरी थी बंगाल प्रेसिडेंसी, और कौन सी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या थी कि अब ये जो तेलुगु स्पीकर्स थे इनको भी कौन सी प्रेसिडेंसी के अंडर आना पड़ता था, मद्रास प्रेसिडेंसी के, जो कि ये नहीं चाहते थे। इन्हें चाहिए था अपने लिए एक सेपरेट स्टेट। इसी वजह से ना जब 1952 में जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, तो क्या हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू मद्रास प्रेसिडेंसी में अपनी कैंपेनिंग के लिए गए तो वहां पे उन्हें काले झंडे दिखाए गए और विरोध किया गया, क्योंकि आंध्रा स्टेट जो थी वो नहीं बनाई गई थी। तो अब जब इतने सारे विरोध चल रहे थे तो ऐसे ही एक इंसान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम था पोत्ती श्रीरामुलु। तो श्रीरामुलु जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये कौन थे, ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने किस चीज के लिए डिमांड किया था कि नहीं, एक सेपरेट स्टेट बननी चाहिए जिसका क्या नाम रखना चाहिए, आंध्रा। और ये किन लोगों के लिए बननी चाहिए, तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। सो इन अक्टूबर 1952 इन्होंने क्या किया, ही वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक। ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए, यानी भूख हड़ताल पे चले गए, और इन्होंने इस चीज को कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1952 आफ्टर 58 डेज ऑफ ए स्ट्राइक। इनकी स्ट्राइक पूरे 58 डेज तक चली थी और इनकी डेथ हो गई थी 15 दिसंबर 1952 को। तो जिस दिन इनकी डेथ हुई उस दिन क्या हुआ, The news of his death widespread was so intense that government was forced to form आंध्र प्रदेश। इनकी जब ये डेथ हुई तो ये न्यूज इतनी ज्यादा फैल गई पूरे कंट्री में कि एक इंसान जो हंगर स्ट्राइक पे बैठा था उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि उसकी अपनी डिमांड थी एक, और गवर्नमेंट ने उस चीज को माना नहीं। तो इतना ज्यादा इंटेंस हो गई सिचुएशन कि फाइनली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। जैसे कि यहाँ आप इमेज में ये कलर्ड पार्ट देख रहे हैं, दिस इज आंध्र प्रदेश। तो ये एक सेपरेट स्टेट जो था ये कार्व आउट करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को। अब आगे चल के क्या हुआ ना, क्योंकि बहुत सी अलग अलग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज जो थी, दे ऑल्सो स्टार्टेड कि हाँ अब हमें भी एक सेपरेट स्टेट चाहिए। क्योंकि आपने ये देख लिया ना कि एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आंध्र स्टेट बन गया, तो लेटर ऑन बहुत सी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज जो थी वो क्या कहने लगी। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी का मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें भी सेपरेट स्टेट चाहिए। और जब इस तरह की समस्या सामने आने लगी तो क्या हुआ, अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप दैट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956। एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये सेटअप कर दिया गया और इन्होंने 1956 में अपनी एक रिपोर्ट भी सौंप दी इंडियन गवर्नमेंट को। उसके बेसिस पे क्या किया गया, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस डिसाइड की गई जिसके बेसिस पे कुछ बाउंड्रीज बनाई गई स्टेट्स की। तो अब हम उन लैंग्वेजेस के बारे में जान लेते हैं। वेल, लैंग्वेजेस ऑन विच बाउंड्रीज वर ड्रॉन वो कौन कौन सी थी। पहली असमीज, बंगाली, उड़िया, तमिल एंड मलयालम। अब ये कुछ लैंग्वेजेस थी जिनके बेसिस पे कुछ स्टेट बाउंड्रीज जो थी वो सेट की गई इंडिया में, और ये स्टेट्स जो थे ये फॉर्म अप हुए। आगे चल के क्या हुआ, इन 1960 बॉम्बे वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स। जो बॉम्बे का एक पूरा बड़ा एक एरिया था, जब उसमें ये चीज नोटिस की गई कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ मराठी बोली जाती है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ गुजराती बोली जाती है, तो उसको भी उस वे में डिवाइड अप कर दिया गया। लेटर ऑन पंजाब की अगर बात करें, पंजाब शुरुआत में एक बहुत बड़ा रीजन था जिसमें से डिविजन करके एक नया स्टेट बनाया गया था, हरियाणा। इसमें भी क्या चीज डिसाइड की गई कि पंजाब में किस तरह से डिवीजन किया गया, उन लोगों के बीच में जो पंजाबी बोलते थे, दूसरा उन लोगों के बीच में जो हरियाणवी या हिंदी लैंग्वेज का यूज करते थे। तो 1966 में पंजाब को डिवाइड करके पंजाब और हरियाणा दो नए स्टेट्स जो थे ये बन गए। तो अब तक हमने ये जान लिया कि किस तरह से नई नई समस्याएं उभर रही थी, उनका सॉल्यूशन कर रहे थे, फिर धीरे धीरे नए स्टेट्स भी बन गए। अब आगे हमारे देश ने क्या सोचा कि अब हम प्लान करते हैं हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। तो अब जो ये प्लानिंग करनी थी, हमें अपने आप को डेवलप करना था, तो उसमें सबसे पहला एम क्या था, वॉज टू लिफ्ट इंडिया आउट ऑफ पॉवर्टी।
जब ब्रिटिश राज था, क्योंकि हमारे इंडिया पे क्या चल रहा था, बहुत सारे हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे, इनकम्स लोगों की बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं बचे थे, क्योंकि पूरी तरह से उन्होंने हमारे यहाँ, हम ये कह सकते हैं, मिसमैनेजमेंट की हुई थी, यानी ब्रिटिशर्स ने। तो अब इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पॉवर्टी की। तो इसलिए ये एक बड़ा एम था उस दौरान कि हमें क्या करना है, वी हैव टू लिफ्ट आवर कंट्री आउट ऑफ द पॉवर्टी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? टू सेट अप मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस। अब हमें एक नया टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस तैयार करना था अपने देश के लिए, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, नए जॉब्स आ सके और कुछ बेटरमेंट हमारे कंट्री की हो सके। तो क्या चीज की गई? प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया 1950 में। एक प्रॉपर कमीशन जो था वो सेटअप किया गया, जिसका काम क्या था कि वो प्लान आउट करेंगे कि आखिर हमारे देश के लिए क्या सही है और उसको कैसे हमें आगे रन करना है। तो अब ये जो प्लानिंग कमीशन है, इसका काम क्या होता है? इट डिजाइन्स एंड एग्जीक्यूट सूटेबल पॉलिसी। नई जो पॉलिसीज हैं वो डिजाइन भी करता है और उन्हें एग्जीक्यूट भी करता है, यानी उनको वर्केबल भी बनाता है, सो दैट हमारा इंडिया जो है वो बेटर वे में ग्रो कर सके, डेवलप हो सके और हमारे कंट्री को हम और अच्छे वे में चला सके। इसलिए क्या डिसीजन लिया गया? इट वॉज डिसाइडेड दैट इकोनॉमी विल बी डेवलप्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी जो हमारा कंट्री है वो किस वे में रन होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जो चीज होती है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि यहाँ पे क्या चीज होती है कि देयर इज a participation by both government and private sector for the overall development of India। तो अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ही क्या चीज, एक डिसीजन लिया गया कि क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, सो दैट इंडिया जो है ग्रो करे, वहां पे प्रॉफिट्स भी अर्न हो और लोगों की लाइफ जो है वो भी बेटर हो। थोड़ा सोशलिज्म वाला कंसेप्ट भी लेके चलो और थोड़ा कैपिटलिज्म वाला भी। तो ये एक बड़ा डिसीजन इंडिया के बारे में लिया गया। साथ ही साथ और क्या चीजें सोची गई? 5 ईयर प्लान तैयार किए गए। अब जो 5 ईयर प्लान होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि अगले 5 साल तक जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ अपने डिसीजंस लेती है कि हमें इतने लेवल तक अपने कंट्री को डेवलप करना है। सो 5 ईयर प्लान इज व्हाट? इट इज अ प्लान मेड बाय इंडिया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स टू प्लान इट्स डेवलपमेंट, राइट। और हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक का था? 1951 से लेके 1956 तक। तो इसमें हम क्या करते हैं, चार्ट आउट कर लेते हैं कि हमें अपने कंट्री में कितनी डेवलपमेंट करनी है। तो जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान बना तो उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी चीज जो फोकस करने वाली थी वो क्या थी? फोकस वॉज टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज एंड बिल्ड डैम्स। हैवी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी, ऐसी जो बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? हैवी इंडस्ट्री। हमारे कंट्री में क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं थी, हमें ग्रो करना था, डेवलप करना था, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज थी हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जो कि बना कब? 1956 में, कि हम क्या करेंगे? हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेंगे अपने देश में। और इन सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया, इन्हें प्राइवेट सेक्टर के अंडर नहीं दिया गया, क्योंकि हमें भी डेवलप करना था। तो इसे सबसे ज्यादा हमारी कोशिश क्या थी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रखा जाए। अब जब ये प्लान तैयार हुआ ना, तो क्या हुआ? द आइडिया ऑफ फोकसिंग ऑन हैवी इंडस्ट्री गॉट अ मिक्स्ड रिएक्शन एज सम डिडंट सपोर्ट इट। कुछ लोगों ने तो कहा बहुत अच्छा हो गया, आप हैवी इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, कंट्री ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। बट कुछ लोग ना इतने इसकी सपोर्ट में नहीं थे। तो ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करेंगे जो इसकी सपोर्ट में नहीं थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था मीरा बहन। तो आप जिन्हें यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये है मीरा बहन। ये गांधी जी की एक फॉलोअर थी। इनका क्या मानना था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन अर्न अस अ लॉट बट विल सून अफेक्ट आवर एनवायरमेंट, हेल्थ एंड मॉरली डिसेंट लाइफ। ये सही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम बहुत ज्यादा कमा लेंगे, अर्न कर लेंगे। लेटर ऑन आप क्या पाएंगे कि ये हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करेगा, सेहत को भी अफेक्ट करेगा और हमारी मॉरली डिसेंट लाइफ पर भी ये अपना एक अफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जो हमारे देश में हो रही थी। हम एक तरफ डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे, उसके लिए स्टेप्स भी ले रहे थे, पर हमें लोगों की तरफ से भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस मिलते रहते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब हम अपने ग्रोथ के पाथ पे चल रहे हैं तो आगे हमारे सामने और क्या चीजें आई। अब सामने आई हमारी फॉरेन पॉलिसी। तो किस तरह की एक फॉरेन पॉलिसी एक देश की होनी चाहिए, किस तरह का उसका रिश्ता होना चाहिए दूसरे देशों के साथ, ये आता है फॉरेन पॉलिसी के अंडर।
तो 1950-60s में अगर हम जाएं तो उस दौरान क्या चल रहा था, वर्ल्ड सॉ कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्रीज थे जिनके बीच में एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन थी। कभी प्रॉपर युद्ध हो जाता था, कभी बंद हो जाता था, कभी दोबारा शुरू हो जाता था। अब यहाँ पे क्या चीज थी, दोनों ही देश जो थे ये चाहते थे कि इंडिया जो है उन्हें सपोर्ट करे। तो दोनों ही देशों की तरफ से हमारे कंट्री को ऑफर ये आया, एक चाहता है कि आप हमें सपोर्ट करें, दूसरा कहता है आप हमें सपोर्ट करें। तो ऐसे टाइम में क्या किया गया, आवर देन फॉरेन मिनिस्टर नेहरू फॉलोड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, इट डिड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप। यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शुरुआत में नेहरू जी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, सारे फॉरेन मैटर्स को भी वही हैंडल कर रहे थे। और उन्होंने कौन सी पॉलिसी फॉलो की, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। उन्होंने कहा कि हम दोनों ही ग्रुप्स में से किसी के भी साथ ज्वाइन अप नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका क्या मानना था, वेल इट वॉज डन सो बिकॉज इंडिया हैड गेन्ड इंडिपेंडेंस ओनली अ फ्यू ईयर्स बैक, हेंस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू फोकस ऑन डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग एनी वॉर। इंडिया क्योंकि कुछ ही साल पहले आजाद हुआ था और उसके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि हम क्या करें, ग्रो करें, डेवलपमेंट करें अपने देश में, ना कि ये जरूरी था कि हम किसी वॉर का हिस्सा बन जाएं और दोबारा से सारा तहस नहस हो जाए। क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से जो भी उन्होंने झेला था ब्रिटिश राज के अंडर, तो अब ये बहुत जरूरी हो गया था कि हम क्या करें कि बहुत मुश्किल से आजादी मिली थी, तो पहले सिर्फ अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें, ना कि किसी युद्ध का हिस्सा बन जाए। तो अब तक हमने क्या देखा कि till now we have understood how our India stepped towards development and what efforts have been taken by our leaders to make it a nation. अब तक हमने ये समझ लिया कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारा देश जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा है, कैसे हमारे लीडर्स ने अलग अलग स्टेप्स लिए, अपने एफर्ट्स लगाए, जिसकी वजह से आज हम एक नेशन के तौर पे ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आज की बात करें कि आज हमारा इंडिया कैसा है, किस तरह का है, तो उसके बारे में भी जानते हैं। वेल अगर आज हम अपने देश की बात करें, वो भी उसकी आज़ादी के 60 साल के बाद, तो हमारे देश की आज़ादी को 60 साल कब हुए थे, 15 अगस्त 2007 को। 2007 में जब हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया 15 अगस्त को, तब हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 60 साल हो चुके थे। तो उस दौरान तक हमारा इंडिया कैसा बन चुका था, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर गवर्नमेंट इज बाय ऑफ एंड फॉर द पीपल। जो हमारा देश है उसमें किस तरह की गवर्नमेंट चल रही है, पूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, जिसका मतलब होता है कि द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों की ही है गवर्नमेंट, और लोगों के लिए ही ये काम करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आप कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप चल रही है या कि कोई और तरीका अपनाया जा रहा हो। एक ऐसी स्मूथ गवर्नमेंट है जिसे लोग खुद चुनते हैं और वो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। हालांकि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे, जो बेसिकली दूसरे कंट्रीज के लोग थे। उनका क्या मानना था, पहला उनका मानना था कि द कंट्री विल ब्रेक इनटू पार्ट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। हमारे कंट्री में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बहुत से लोग रहते हैं, तो इस वजह से बहुत से आउटसाइडर्स का ये मानना था कि ये देश एक नेशन के तौर पे नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं कंटिन्यू कर पाएगा और बहुत जल्दी बिखर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग जल्दी ही सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ तक भी उनका मानना था कि यहाँ पर डेमोक्रेसी ज्यादा टाइम तक स्टैंड नहीं करेगी एंड इट विल कम अंडर मिलिट्री रूल, पर ऐसा नहीं हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आज भी इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड यूनाइटेड कंट्री वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट फेथ्स एंड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस स्टे टुगेदर। We have a free press and elections are conducted to choose state and central government. जैसा लोगों का हमारे बारे में डाउट था वैसा नहीं हुआ। आज भी हमारा देश एक यूनाइटेड कंट्री है जहाँ पे अलग अलग फेथ्स यानी धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग इकट्ठे रहते हैं। हमारे देश में फ्री प्रेस है यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं रेगुलर टाइम गैप पे, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा इलेक्शंस के बेसिस पर ही चुना जाता है। हाँ, लेकिन हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड देयर आर सम कॉन्ट्रोडिक्शंस टू। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब हमें ये पता है कि हमारा देश आजादी के इतने सालों के बाद भी यूनाइटेड है,
सबके पास इक्वल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है और सब बहुत सही ढंग से चल रहा है, तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द कॉन्ट्रडिक्शंस देन, ऐसी क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है? तो देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस किस तरह की है। हमारे यहाँ अभी भी बड़ी शार्प सी डिविजन है अमंग सोसाइटी। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोशिश की कि किसी तरह की डिवीजन ना रहे सोसाइटी के बीच में, लोग जो हैं इक्वल रहें, इक्वालिटी मिले, हर कास्ट हर रिलीजन के लोगों को किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बट स्टिल देयर आर शार्प डिविजन्स बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब के बीच में आज भी बहुत शार्प डिविजन है। बिटवीन हाई एंड लो कास्ट इन रूरल एरियाज दे स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारे कंट्री में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहा है, कास्ट बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ रूरल इलाकों में यानी गांव वगैरह में आज भी ऐसा देखने को मिल जाता है कि जो लो कास्ट के लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बहुत अमीरों वाली जिंदगी जीते हैं। दूसरे ऐसे भी हैं जो क्या है, दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अमीरों वाली जिंदगी जी रहे हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, बहुत मिसरेबल लाइफ को वो जी रहे हैं, जिसमें कि उन्हें बहुत सी फैसिलिटीज जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो अपने इस चैप्टर के लास्ट में पहुंचते पहुंचते हमने क्या जान लिया है कि एट लास्ट वी कैन से दैट आवर कंट्री हैज डेवलप्ड इटसेल्फ इनटू अ डेमोक्रेटिक इकोनॉमी व्हिच इज फोकसिंग ऑन ग्रोथ, बट इट स्टिल लैक्स बिहाइंड एज देयर आर मेनी हु डू नॉट गेट एजुकेशन, जस्टिस एटसेट्रा। ये सही है कि हमारा जो देश है ये बहुत डेवलप हो चुका है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक बढ़िया इकोनॉमी है जो कि किस चीज़ पे फोकस कर रही है, अपनी ग्रोथ पे, पर आज भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। किस वजह से? कि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाता है, न्याय नहीं मिल पाता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू सक्सेस सीरीज एजुकेशन।